हमारे बीच में प्रोफेसर भारद्वाज हैं, जो यूं कहा जाए कि हमारे बीच के ही हैं। सही है कि वो अब अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलपति हैं, किंतु कभी ऐसा लगा नहीं कि वो हमसे दूर हैं या हमसे अलग हैं। तो आज प्रोफेसर भारद्वाज जी हमारे साथ नई शिक्षा नीति में छात्र के व्यक्तित्व निर्माण के आयाम विषय पर अपना उद्बोधन देंगे। इसके पूर्व की मैं माननीय भारद्वाज जी को आमंत्रित करूं, मैं उनका परिचय आप सबको देना चाहूंगी। हमारे बीच में कई सारे नए अतिथि विद्वान हैं जो भारद्वाज सर से परिचित नहीं होंगे, किंतु हम सभी वरिष्ठ जो शिक्षक हैं उनके लिए भारद्वाज सर हमारे बीच के ही व्यक्ति हैं, हमारे बीच के ही सदस्य हैं। आचार्य रामदेव भारद्वाज जी वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में कुलपति हैं। इसके पूर्व आचार्य भारद्वाज ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में कुलाधि सचिव एवं मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में निदेशक के दायित्व का निर्वहन किया। आचार्य भारद्वाज राजनीति विज्ञान के आचार्य एवं समाज विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता रहे हैं तथा उन्होंने कार्यपालिका सदस्य, अध्यक्ष अध्ययन मंडल, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण व विदेशी छात्र मामले निदेशक, डॉक्टर अंबेडकर अध्ययन केंद्र, निदेशक कुंजीलाल दुबे संसदीय अध्ययन पीठ एवं राजनीतिक शिक्षा, निदेशक इंटरैक्टेड इंडिया प्रोग्राम के रूप में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अकादमिक व प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन किया। आचार्य भारद्वाज ने शिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से सन 1980 में राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्रथम श्रेणी में प्रथम स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण की एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से 1985 में एमफिल एवं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से 1992 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इंडोनेशियाई सरकार द्वारा प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय शोध छात्रवृत्ति के अंतर्गत आपने गजामंडा विश्वविद्यालय, जोग्यकर्ता तथा इंडोनेशियाई विश्वविद्यालय जकार्ता में इंडोनेशियाई इतिहास, संस्कृति, साहित्य एवं भाषा का अकादमिक सत्र 1984-85 में अध्ययन किया। के पूर्व राष्ट्रपति सुकार्नो पर आपके शोध कार्य के लिए सुकार्नो फाउंडेशन फॉर एजुकेशन जकार्ता द्वारा स्वर्ण पदक भी दिया गया। विदेशी भाषा प्रकाशन गृह पेचिंग चीन में अकादमिक सत्र 1991-92 में आप इंडियन स्कॉलर रहे तथा विज्ञान अकादमी पेचिंग से संबद्ध रहकर चीन के खुले द्वार की नीति व आधुनिकीकरण, चीन में विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा कन्फ्यूशियस एवं भारत चीन संबंधों पर शोध कार्य किया। आचार्य भारद्वाज वर्ष 1999 के लिए साल्जबर्ग फेलो रहे। को उनके आमंत्रण पर साल्जबर्ग, इंसुवर्ग तथा वियना विश्वविद्यालय एवं ऑस्ट्रियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स लक्सेमबर्ग में आपने भारत की विदेशी नीति व अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर व्याख्यान दिए तथा आपको निप्पॉन फाउंडेशन जापान द्वारा वर्ष 1999-2000 में अकादमिक नेतृत्व के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। आचार्य भारद्वाज को मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल द्वारा राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन में सृजनात्मक लेखन के लिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सृजन सम्मान 2006 प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की राधा कृष्ण सम्मान समिति ने आपके 2 आलेखों को प्रस्तुत किया है। आपके आलेख चीनी, जापानी, स्पेनिश एवं फ्रेंच भाषा में भी अनुदित एवं प्रकाशित हुए हैं। भारत चीन सांस्कृतिक आदान प्रदान से संबंधित
12 खंडों में प्रकाशित हो रही पुस्तक की संपादन समिति में आप मनोनीत भारतीय सदस्य हैं। आचार्य भारद्वाज द्वारा प्रमुख 14 पुस्तकों का शोधपूर्ण लेखन किया गया है। आचार्य भारद्वाज ने चीनी समाज विज्ञान अकादमी में प्रोफेसर बांग शुएंग के साथ 3 पुस्तकों का सफल संपादन किया है। आपने अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में 110 तथा विभिन्न समाचार पत्रों में 250 से अधिक आलेख प्रकाशित किए हैं। आपके शोध आलेख विशेषतः इंडोनेशियन क्वार्टरली, बेइजिंग रिव्यू, चाइना टुडे, गांधी मार्ग, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, रिव्यू ऑफ पॉलिटिक्स मध्य भारती, जर्नल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स, गंगाजल आदि में प्रकाशित हुए हैं। आचार्य भारद्वाज ने 30 अंतर्राष्ट्रीय व 200 राष्ट्रीय संगोष्ठियों सम्मेलनों में शोध आलेख प्रस्तुत किए हैं। आपके निर्देशन में 12 शोधार्थियों ने शोध कार्य किया है। इतने ज्ञानवान प्रोफेसर को मैं आज के अपने वक्तव्य के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर भारद्वाज। नमस्कार सभी को। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय कपिल देव जी और जो अभी इस वेबिनार का संचालन कर रहे हैं, ऐसी मैं उन्हें दीदी बोलता हूँ, अंजना शर्मा जी, और इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी महान भाव। आज जो चर्चा के लिए जो विषय दिया गया है, उसमें हमें विशेष तौर पर जो चर्चा करनी है, नई शिक्षा नीति के साथ साथ नई शिक्षा नीति में छात्र या विद्यार्थी का स्थान कहाँ है और विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास में, विद्यार्थी के समग्र व्यक्तित्व के विकास में वह कितनी और कहाँ तक सार्थक हो पाएगी, इस विषय पर हमें चर्चा करनी है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से पहले ये कह देना चाहूँगा कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, आईएएस ऑफिसर बनना नहीं है, क्लर्क और अधिकारी प्रशासनिक बनना नहीं है। यह भी है, लेकिन इसके साथ साथ जीवन के ऐसे अनछुए आयामों को जो विलुप्त होते चले जा रहे हैं, हमारे सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक सरोकारों को जो हमसे दूर भाग रहे हैं अथवा हमने अपने जीवन में उनको कोई महत्व नहीं दिया है, ना दिया है, कम दिया है, उस विषय में हमारी ये नई शिक्षा नीति एक अनुपम प्रयोग है और इस पर मैं अपनी बात रखूंगा। नई शिक्षा नीति मूलतः न्यू इंडिया की एक अवधारणा है, नए भारत की एक परिकल्पना है। उसे सार्थक बनाने के लिए यह नई शिक्षा नीति हमारे सामने आई है। अन्य शिक्षा नीतियों से पृथक अथवा उससे अधिक प्रभावी तरीके से इसके अंदर इसका जो आधार है, इसका जो फाउंडेशन और बेस है, वो है इक्विटी, इसकी गुणवत्ता, जवाबदेही और छात्रों की क्षमता को प्रेरित करना और उन्हें अपने लक्ष्य के लिए आंदोलित करना, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इस आधार में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से और
पारंपरिक रूप से औपचारिक शिक्षा के माध्यम से, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के विकास के बहुत सारे आयाम दिए हुए हैं। यह शिक्षा नीति बनने के पहले इस पर काफ़ी मंथन हुआ। उच्च शिक्षा मंत्री माननीय पोखरियाल जी ने स्पष्ट किया है कि यह किसी कमरे में अथवा टेबल पर या कुछ व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई नीति नहीं है। यह सहभागिता पर, राष्ट्रीय जनमत पर, छात्र छात्राओं और अभिभावकों के इच्छाओं पर आधारित नीति का एक ड्राफ्ट है जिसे अंगीकार किया गया है। पोखरियाल साहब ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि इस नीति को बनाते समय लगभग 2,50,000 पंचायतों में इस नीति के संबंध में चर्चाएं की गई। वहां से फीडबैक लिया गया। 6,600 ब्लॉक और लगभग 676 जिले में हिंदुस्तान के, वहां पर जो जमीनी स्तर पर मैकाले की शिक्षा पद्धति का जो स्वरूप है और उसने हमारे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और जीवन को कितना प्रभावित किया है और क्या विकल्प होना चाहिए, उस आधार पर इस नीति का प्रारूप तैयार हुआ है। इस नीति में निश्चित तौर पर सहयोग, समावेशी परामर्श, भागीदारी, सबकी भागीदारी, एक समान पहुंच, सभी लोगों के लिए समान शिक्षा, स्कूली शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, इन तीनों का समन्वित स्वरूप, परंपरागत शिक्षा, गुरुकुल के आधार पर शिक्षा, जहां शिक्षक परामर्श और डायलॉग के माध्यम से अध्ययन अध्यापन करता है, 1-to-1 कांटेक्ट की शिक्षा, और अब आज के नए परिवेश में विशेष महत्व दिया गया है ई-एजुकेशन को, जिसमें डिजिटल अधोसंरचना के माध्यम से, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हम विद्यार्थी के व्यक्तित्व में एक मौलिक बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। बदलावों के लिए शिक्षा नीति में बहुत स्पष्ट किया है कि केवल पाठ्यक्रमों से बदलाव नहीं होता और केवल पाठ्यक्रम और अच्छे नंबर लाना ही व्यक्तित्व का विकास नहीं है। जब तक विद्यार्थी का मानस, उसका मनोविज्ञान, उसकी पूर्वाग्रही मान्यताएं, उसके मन में कुछ एक वर्ग विशेष की नौकरियों के लिए चाहत, उसकी अपनी धारणाएं, विद्यार्थी के अपने जीवन के उद्देश्य, जीवन के उद्देश्यों के प्रति भटकाव है या अनुराग है, कौन से साधन के माध्यम से हम उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे, अध्ययन अध्यापन की हमारी क्या पद्धति होगी और उसकी प्रवृत्ति किस प्रकार से होगी, परियोजना मूलक होगी, उसका कैसा स्वरूप होगा, इस पर निश्चित तौर पर एक व्यापक दस्तावेज आज हमारे सामने है और विद्यार्थी एवं शिक्षक, अभिभावक और समाज के प्रत्येक वर्ग का यह दायित्व है कि उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में
अपनी सहभागिता और भूमिका का निर्वहन करें। व्यापक दृष्टि से हम यदि देखें तो यह जो नीति है, जो नई शिक्षा नीति 2020 है, उसमें भाषा, विशेष तौर पर संस्कृत भाषा, संस्कृति और भारतीयता, इस पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। शिक्षा का भारतीयकरण, भारत इतना बड़ा विशाल देश है, उसका अपना स्वयं का शिक्षा का मॉडल किस प्रकार से होगा, इस बारे में हमें कुछ चर्चा करने का जो विषय है वह हमारे सामने उभर कर आता है। और इस दृष्टि से यह स्पष्ट है कि शिक्षा का कोई भी उधार लिया हुआ ढांचा, उधार लिए हुए पाठ्यक्रम भारतीय जनमानस और परिवेश के अनुकूल नहीं है। यह हम विगत 7 दशकों से अनुभव कर रहे हैं। विद्यार्थी अपनी जड़ों से कट गया है और नया पौधारोपण नहीं हो पाया है। केवल उसमें गिने चुने 4-5 संस्थान और 4-5 प्रकार की नौकरियों के प्रति वो भागता हुआ नजर आता है, और जब उसे प्राप्त नहीं कर पाता तो उसमें निराशा हासिल आती है। प्राप्त इसलिए नहीं कर पाता कि पद उतने ही हैं और छात्रों की संख्या अधिक है, इसलिए नंबर टू नंबर परसेंटेज बढ़ना, प्रतिशत बढ़ना, छात्रों में एक मनोवैज्ञानिक दबाव, अधिक से अधिक नंबर लाने की प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा, इन सब ने निश्चित तौर पर हमें नंबर लाने के लिए, जड़वत जीवन जीने के लिए मजबूर किया है। इस दृष्टि से हम यदि देखें, विचार करें, तो हमारे सामने जो विषय आता है कि इस दस्तावेज में स्वतंत्रता और लचीलापन दोनों हमें देखने को मिलती हैं। पाठ्यक्रम के संचालन में संस्थाओं और अकादमिक जो संस्थाएं हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उनको बहुत अधिक दी गई है, और अकादमिक नेतृत्व की पूरी तरीके से उनको छूट मिली हुई है। शिक्षा की निरंतरता और उसको प्रासंगिक बनाए रखने के लिए निश्चित तौर पर यह जो नीति है, यह हमें नई दिशा की ओर ले जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पद्म भूषण कस्तूरी रंजन के नेतृत्व में ये पहला शिक्षा नीति के लिए, शिक्षा के गुणवत्ता के सुधार के लिए आयोग बना हो। इसके पहले अनेक आयोग बने हैं, लगभग 12-13 आयोग कस्तूरी रंजन जी के पहले बन चुके हैं, जिसमें विशेष तौर पर राधाकृष्णन आयोग है, मोदालियर आयोग है, कोठारी आयोग है, बुच समिति है, प्रोफेसर यशपाल कमेटी है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, जस्टिस JS वर्मा की समिति का है। मैं इन सब की व्याख्या नहीं करूँगा, लेकिन इन सब लोगों ने भी इन सभी विद्वानों ने जो विचार दिए हैं वो निश्चित तौर पर हमारे लिए अनुकरणीय रहे, और इन्होंने शिक्षा को समय समय पर भटकने से और दिशा विहीनता होने से बचाया। यह जो शिक्षा नीति है उसमें हमें शासन की जो इच्छा शक्ति है वह काफ़ी बलवूत नजर आती है। ये नहीं कहना मेरा आशय है कि शासन ही सब कुछ करेगा। शासन ने तो स्वायत्तता संस्थाओं को दी है, लेकिन शासन इस बात की निगरानी अवश्य करेगा कि किस तरीके से यह नीति चरणबद्ध तरीके से लागू हो रही है। आगे बढ़कर दायित्व लेने की हमारी इच्छा कितनी है।
छात्र, अभिभावक और समाज की जो मनोदशा है, उसमें जो छात्र है, उसमें शोध करने का, अन्वेषण करने का क्या दृष्टिकोण उसमें हमें देखने को मिला है। एक दूसरे के पूरक और अन्योन्याश्रित संबंधों को ध्यान में रखते हुए यह नीति का गठन किया गया है। विशेष तौर पर इसमें जिन बातों का ध्यान रखा गया है, व्यापक तौर पर भौगोलिक और सांस्कृतिक जनजीवन का बहुत ध्यान रखा गया है। एक नीति, व्यापक नीति तो है, लेकिन उसके साथ में भौगोलिक विविधताओं के कारण, सांस्कृतिक विविधताओं के कारण जो बदलाव शिक्षा नीति में अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं, उन बदलावों की उन्मुक्ति और स्वतंत्रता अकादमिक नेतृत्व को दी गई है। लक्ष्य तो हमारा तक्षशिला, नालंदा और गुरुकुल जैसी व्यवस्थाओं के दृष्टि से शिक्षा पद्धति के उन्नयन का है। हम उसमें कितना आगे बढ़ पाते हैं यह हमारे इस स्वरूप पर निर्भर करेगा। इस शिक्षा नीति में भारत बोध पर आधारित, राष्ट्रीय बोध पर आधारित, सांस्कृतिक जड़ों पर आधारित इस नीति का एक नया व्यापक आयाम हमें देखने को मिला है। इस नीति में सबसे पहले तो उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल के उच्च शिक्षा किया, क्योंकि ऐसी धारणा है, ऐसा मानना है कि मनुष्य कोई संसाधन नहीं है, मनुष्य कोई जीडीपी बढ़ाने वाला साधन नहीं है। मनुष्य की मेधा शक्ति और उसकी इच्छा शक्ति, उसकी क्रियाशीलता, उसके माध्यम से व्यक्तित्व का समग्र विकास करना व्यक्ति का लक्ष्य है। और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो आधारभूत परिवर्तन किए गए हैं, जो व्यापक परिवर्तन किए गए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन मेरी दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने स्कूली शिक्षा पर बहुत जोर दिया है। जब तक हमारी बुनियाद मजबूत नहीं होगी तब तक हम एक सशक्त बड़ी इमारत खड़ी नहीं कर सकते। स्कूली शिक्षा में उन्होंने यह कहा है कि अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं है, मातृभाषा में शिक्षा होगी। और जो त्रिभाषा फॉर्मूला था, जिसमें 5वीं तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में हो, शिक्षा के लिए जो 3 भाषाओं का जो फार्मूला है उसको आगे बढ़ाया जाए, संस्कृत की जिसमें प्राथमिकता हो, स्कूल से लेकर के उच्च शिक्षा तक विद्यार्थी को अनेक प्रकार के आयाम उसके सामने हों जिनमें वो अपने आप को संलग्न कर सके। और 6वीं कक्षा के बाद से ही उसे वोकेशनल एजुकेशन, रोजगारोन्मुखी शिक्षा दिया जाना चाहिए। इस दृष्टि से रोजगारोन्मुखी शिक्षा की दृष्टि से हम यदि देखें तो उन्होंने स्कूल की शिक्षा व्यवस्था में एक व्यापक परिवर्तन किया। पहले जो 10+2 की जो पॉलिसी थी उसको 5+3+3+4 इस दृष्टि से उन्होंने विभाजित किया। जब विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में आएगा, कॉलेज में आएगा, तो वही विद्यार्थी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आएगा जो वास्तव में अध्ययन अध्यापन करना चाहता होगा। एक और फ्लेक्सिबिलिटी हमें इसमें देखने को मिली, वो देखने को ये मिलती है कि विद्यार्थियों के अंदर जो एडमिशन लेते हैं, उन एडमिशन की प्रक्रिया में जो व्यापकता हमें देखने को मिली है कि जो बोर्ड का और परीक्षाओं का जो पैटर्न है उसमें बदलाव किया गया है। रिपोर्ट कार्ड में
केवल सिलेबस के अंक ना हो करके अन्य प्रकार के जो गतिविधियां हैं, अन्य प्रकार का जो स्वरूप है, उसके बारे में भी, जो समाज से सरोकार के जो विषय हैं, हमारी जो वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए विषय हैं, हमारे जो स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया से जुड़े हुए विषय हैं, मूक्स से जुड़े हुए विषय हैं, उन विषयों में छोटे छोटे प्रमाण पत्र, छोटे छोटे सर्टिफिकेट दिए जाएं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और यूनिवर्सिटी में वही व्यक्ति प्रवेश ले जिसे वास्तव में उच्च शिक्षा में जाना है। बाय वर्च्यू ऑफ चांस यूनिवर्सिटी में ना आए, बाय वर्च्यू ऑफ चॉइस वो यदि यूनिवर्सिटी में आता है, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अध्ययन अध्यापन के लिए आता है, तो निश्चित तौर पर उसकी गुणवत्ता में बहुत परिवर्तन आएगा। 3 साल और 4 साल के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स की इसमें व्यवस्था है। 3 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में 4 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। उस इंटीग्रेटेड कोर्स के अंतर्गत हमने ये पाया कि यदि कोई विद्यार्थी 1 वर्ष के अंदर यदि किन्हीं कारणों से परीक्षा देना नहीं चाहता आगे की, तो उसे एक सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। 2 वर्ष तक यदि वो पढ़ता है तो उसको डिप्लोमा कोर्स मिलेगा। 3 वर्ष तक पढ़ता है तो उसको बैचलर डिग्री मिलेगी। 4 वर्ष तक यदि वो विद्यार्थी पढ़ता है तो उसको एक एकीकृत इंटीग्रेटेड डिग्री मिलेगी, जिसके आधार पर, जिसे हम ऑनर्स भी कह सकते हैं, जिसके आधार पर वह आगे स्नातकोत्तर यदि करता है, पीजी यदि करता है, तो 1 वर्ष में वह पीजी पूरा कर सकता है। इस दृष्टि से हम यदि देखें तो यह शिक्षा नीति हमारे लिए बहुत व्यवहारिक और बहुत उपयोगी है। एक और परिवर्तन हमें अभी तक के किसी भी आयोग की रिकमेंडेशन में देखने को नहीं मिला था कि जो व्यक्ति इंजीनियरिंग साइंस का, मेडिकल साइंस का, मैथमेटिक्स का या अप्लाइड साइंस की फील्ड में कोई अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहा है, अनुसंधान का कार्य कर रहा है, और यदि उसकी अभिरुचि संगीत में है, यदि उसकी अभिरुचि कला में है, यदि उसकी अभिरुचि साहित्य में है, तो वह एमबीबीएस इंजीनियरिंग और विज्ञान की तकनीकी कोर्सों के साथ साथ संगीत, कला, साहित्य, संस्कृति, भाषा, इस प्रकार के भी कोर्स कर सकता है और उसके द्वारा उस कोर्स के जो क्रेडिट होंगे वह उसे लेकर के अपने जो मूल जो विषय है उसके क्रेडिट में जोड़ा जाएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय, हमने अपने शिक्षा के क्षेत्र को विदेशी यूनिवर्सिटियों के कैंपस के लिए खोला हुआ है। विदेशी यूनिवर्सिटियों के कैंपस के खोलने का आशय एक स्वस्थ प्रतियोगिता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, जिसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और परस्पर एक दूसरे की गुणवत्ता और परस्पर एक दूसरे के अच्छे गुणों को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा की नीतियों को ध्यान में रखते हुए हम इस विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। विशेष तौर पर डिजिटल एजुकेशन का आज का जो युग है, उस युग में जो कोरोना संकट के कारण जो उत्पन्न हुआ है, हम टेक्नो फ्रेंडली हुए हैं। निश्चित तौर पर विद्यार्थियों को भी टेक्नो फ्रेंडली बनाने के लिए यह जरूरी है कि उनमें एक व्यापक परिवर्तन और उनके सोच में एक व्यापक परिवर्तन आए। सामान्यतः 8 प्रकार की भाषाओं को इसमें मान्यता दी गई है, जो किसी भी तरीके से 8 प्रकार की भाषाएं के माध्यम से वो अपने परीक्षाओं को दे सकता है, पढ़ सकता है। एमफिल के कोर्स इसमें ख़त्म कर दिए गए हैं। फीस तय करने के लिए एक नियामक आयोग की स्थापना की गई है और ग्लोबल जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि हमारी जो पहुंच है, विश्व के प्रतिष्ठित जो मानक विश्वविद्यालय हैं, उन मानक विश्वविद्यालयों के साथ में हम एमओयू करके, उनके साथ में एक अंडरस्टैंडिंग करके, वहाँ के स्कॉलर और वहाँ के विद्यार्थियों को हम आपस में एक्सचेंज करके उनकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, उनके गौरव को बढ़ा सकते हैं, उनके सम्मान को बढ़ा सकते हैं
और शिक्षकों के सम्मान को बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर, जैसा मैंने अभी कहा, कि प्रशिक्षण व्यवस्था महत्वपूर्ण होनी चाहिए। हर कोई व्यक्ति जब शिक्षक बनने के लिए विश्वविद्यालयों में आता है तो उसको एक बेसिक ट्रेनिंग इस बात की होनी चाहिए कि वो अध्यापन किस तरीके से करेगा और अनुसंधान किस तरीके से करेगा। इसलिए बाय वर्च्यू ऑफ चांस नहीं, आज शिक्षा के अंदर वही लोग आ रहे हैं सबसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी प्राथमिकताओं में जो सफल नहीं हो पाते हैं, वे शिक्षा में प्रवेश करते हैं और उनके आधार पर शिक्षा चलती है। तो इस शिक्षा नीति में यह तय है कि विश्वविद्यालय में वही व्यक्ति आ सकेगा, महाविद्यालयों के अध्यापन के अंदर वही व्यक्ति आ सकेगा जो कमिटेड हो, जो यह सोच चुका हो कि मुझे इस दृष्टि से आगे काम करना है। क्योंकि जब तक शिक्षा में गुणवत्ता नहीं होगी, हमारे शोध परक दृष्टिकोण में गुणवत्ता नहीं होगी, निश्चित तौर पर हमारे लिए यह अच्छी बात नहीं है। इस दृष्टि से हम यदि विश्लेषण करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के सर्वे के अनुसार आज पूरे हिंदुस्तान में लगभग 30,000 पीएचडी प्रति वर्ष होते हैं। 30,000 पीएचडी पर ईयर। हमारा आउटपुट बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी क्वालिटी टेस्ट जब हम उसमें लगाते हैं, प्लेगरिज्म जब लगाते हैं, अब तो उसमें भी कई बाया मीडिया निकल आए हैं। तो वास्तव में जब तक व्यक्ति में, विद्यार्थी में स्वतः इस बात का बोध नहीं होगा कि मुझे निश्चित तौर पर गुणवत्ता परक शोध कार्य में आगे बढ़ना है, तब तक हम इस दिशा में मजबूती से कदम नहीं उठा सकेंगे। इसलिए हमारा जो रिसर्च है वो समाज के उपयोग के लिए कितना सार्थक है, हमारा जो रिसर्च है वह राष्ट्र के उपयोग के लिए कितना सार्थक है, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो आवश्यकताएं और दायित्व हैं उनको निर्वहन करने में कितना सार्थक है, उसमें मौलिकता कितनी है, उसमें नवीनता कितनी है, उसमें समय की चुनौतियों को सामना करने और समय की चुनौतियों के साथ में जूझने की क्षमता कितनी है, इस दृष्टि से इन विषयों को हमारे सामने रखा गया है। और इसमें एक बात और जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि लगभग 22,000 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट स्थापित किया गया है। जीवन उपयोगी शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति के, विद्यार्थी के व्यक्तित्व में निश्चित तौर पर निखार आएगा। और इस बात को हम जानते हैं कि व्यक्तित्व का विकास एकाकी नहीं हो सकता। पर्सनैलिटी कैन नॉट बी डेवलप्ड इन आइसोलेशन। वह एकाकी डेवलप नहीं हो सकती। आंखों के दोनों ओर चश्मे लगा करके आप यदि केवल सामने देखेंगे और अड़ोस पड़ोस का जब आप नहीं देखेंगे तो आपकी दृष्टि दोष होगा। इसलिए हमें विविधताओं का समुच्चय करना होगा अपने शोध के अंदर। हमारे जो अन्य प्रकार के रुझान हैं, हमारे जो अन्य प्रकार के उद्योग हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो मूल प्रवृत्ति है, हमारा जो अर्जन करने की क्षमता है, हमारे जो भौतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और मानसिक पक्ष हैं, उसके साथ साथ में हमारा अहंकार का पक्ष, ईगो पक्ष, और उसके अनुरूप हमारे मन का स्वभाव, इस दृष्टि को भी ध्यान में रखते हुए शिक्षा में एक व्यापक परिवर्तन लाने की योजना और व्यापक परिवर्तन स्थापित करने की जो नीति है वह यह नीति बनी है। अब प्रश्न ये उठता है कि अन्य आयोगों और अन्य समितियों की तरह कहीं इस नीति का भी तो ऐसा ही हाल नहीं होगा। मुझे लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि यह ऊपर कॉस्मेटिक्स नहीं है, ऊपरी साज सज्जा नहीं है। इसने भाषा से लेकर के, संस्कृति से लेकर के, साहित्य से लेकर के, हमारी ऐतिहासिक परंपराओं को आधुनिकता के साथ में जोड़ते हुए ई एजुकेशन और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से उन समग्र चीज़ों का और उन समग्र दृष्टियों को इसमें समाहित किया है, जो निश्चित तौर पर हमें, हमारे लिए एक नया व्यापक
परिवर्तन हमें इसमें देखने को मिलेगा। और इस दृष्टि से हम यदि कहें तो हमारा यह जो मिशन है, हमारा यह जो कार्य योजना है, वह कार्य योजना निश्चित तौर पर हम बहुत ही शीघ्र प्राप्त करेंगे। और यह विद्यार्थियों की इच्छा के बिना, शिक्षकों के कमिटमेंट के बिना, एकेडमिक लीडरशिप की क्रिएटिविटी के बिना संभव नहीं है। इसलिए यह दायित्व, इसको आगे बढ़ाने का दायित्व किसी राजनीतिक नेतृत्व का नहीं है, किसी आर्थिक नेतृत्व का नहीं है, यह हमारा है, शिक्षकों का है, विद्यार्थियों का है और सामाजिक नेतृत्व का है, समाज के लोगों का भी है। इस प्रकार से यह समाज के 3 घटक मिल करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 बनी है, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और इस दृष्टि से हम यदि कहें तो मुझे ऐसा लगता है कि यह शिक्षा नीति एक व्यक्तित्व विकास के लिए, व्यक्ति की भावनाओं को सुनियंत्रित करने के लिए, उसकी इच्छाओं और क्षमताओं के अनुरूप उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक दस्तावेज है, मार्गदर्शिका है। और उस आधार पर हमें नई दिशा, नया सोच और नए भविष्य का निर्माण करना है। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारद्वाज जी। अपने ही बीच के व्यक्ति को इस प्लेटफॉर्म पे सुनने का आनंद कुछ और ही होता है, और वो आनंद की प्राप्ति हम लोगों को हुई है। आपने बड़े ही सहज और सरल शब्दों में छात्रों के लिए इस नई शिक्षा नीति में किन बिंदुओं का समावेश किया है, और वो जो शिक्षा की नई शिक्षा नीति में जो भारतीकरण को पहल की है, भारतीकरण को महत्व दिया गया है, उसका छात्रों के संपूर्ण विकास में किस तरह योगदान होगा, इस पर आपने प्रकाश डाला। आपने इसको भी अपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कन्वर्ट किया, मिनिस्ट्री को कन्वर्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, इसके महत्व को भी काफी सरल और अच्छे शब्दों में प्रतिपादित किया है। आपने अनेक बिंदु जो कि छात्रों के विकास के लिए उस शिक्षा नीति में समाहित किए गए हैं, उनको विस्तार से सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया है। संभवतः सभी को वो बिंदु काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं सभी सम्मिलित विद्वज्जनों से को आमंत्रित करती हूँ, यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप प्रोफेसर भारद्वाज जी से पूछ सकते हैं। सर उपस्थित हैं यहाँ पर हम लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। आप सभी आमंत्रित हैं। मैडम, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। यानी मेरे ऐसा है एक्चुअली निश्चित रूप से यह एक बड़ा बदलाव है और इसमें भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि वैसे भाषा को लेके मेरे 3-4 छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं कि अगर बच्चा 1 से 5 क्लास प्री प्राइमरी में क्षेत्रीय भाषा में पढ़ेगा, तो यदि किसी के पेरेंट जैसे ट्रांसफर होते हैं केरला से महाराष्ट्र में, तो उसे उस बीच में एक भाषा छोड़ के दूसरी भाषा में पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ क्या समाधान है? पहला क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि भाषा से संबंधित संसाधन जैसे बुक्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल आदि भी उसी भाषा में होने चाहिए, उसकी क्या तैयारी हो रही है यदि माध्यम बदल रहे हैं तो? क्योंकि उच्च शिक्षा में किस भाषा का माध्यम होगा? यदि हिंदी माध्यम है तो हायर एजुकेशन की बुक्स, रिसर्च बुक्स हिंदी में होनी चाहिए। साइंस में इतने जल्दी बुक्स का बदलाव संभव तो नहीं है, तो क्या यह चरणबद्ध तरीके से होगा? इसके बारे में क्या योजना है, ये स्पष्ट होना चाहिए। और इसी भाषा को लेकर तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि जैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, ये विदेशी कामकाज से डील करते हैं
और आज की डेट में या तो वो अंग्रेजी में पारंगत होते हैं, जिस देश से उनका कार्य संबंधित होता है उस देश की वो भाषा जानते हैं, जिसको उन्होंने अंग्रेजी के माध्यम से ही सीखा होगा। तो ऐसे पदों के लिए किस तरह की शिक्षा दी जाएगी? और लास्ट क्वेश्चन कि आज के समय कर्नाटक या बंगाल की प्रतियोगी परीक्षाएं, मतलब कर्नाटक का बच्चा बंगाल की परीक्षा दे सकता है और बंगाल का कर्नाटक राज्य में परीक्षा होती वो दे सकता है क्योंकि माध्यम अंग्रेजी है। तो आगे कैसी व्यवस्था होगी, इसके बारे में मैं इन क्वेश्चंस का समाधान चाहती हूँ। आपके जो प्रश्न हैं वो बहुत ही व्यवहारिक हैं और इसका समाधान के लिए मैं यह समझता हूँ कि 6वीं कक्षा तक जो यशपाल कमेटी ने भी कहा था कि स्कूल का जो बस्ता है उसका जो बोझ है वह कम किया जाए, वह 24 घंटे में लगभग 18 घंटे प्री केजी से लेकर के 6th क्लास तक इसी हैंगओवर में रहता है कि उसे वो चीज़ सीखनी है जो उसके स्वभाव में नहीं है, परिवार में नहीं है, समाज में नहीं है। परिवार और समाज कोई ज़रूरी नहीं है कि वही भाषा बोलता हो जिस भाषा में वह कक्षा के अंदर अंग्रेजी विशेष तौर पर वो पढ़ता है। 6वीं क्लास के बाद में अंग्रेजी एक सब्जेक्ट रहेगा, लिखने का माध्यम भी अंग्रेजी वो बना सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्थिति में वह अपनी मातृभाषा में परीक्षा दे सकता है, इसमें कोई संकोच नहीं है। अभी भी यूपीएससी में जो परीक्षाएं होती हैं उसमें उर्दू है, हिंदी है, मराठी है और अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका समावेश है और उनको लेकर के विद्यार्थी अपने आप को अभिव्यक्त करता है। यह बात तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि बहुत से लोग, अधिकांश विद्यार्थी जो विषय को बहुत अच्छी तरह जानते हैं लेकिन उनकी अभिव्यक्ति जब अंग्रेजी में कराई जाती है तो वह उसमें उतने निपुण नहीं होते हैं। इसलिए अध्ययन के लिए हमारे स्रोत कई खुले हुए हैं। जहाँ तक आपने साहित्य सामग्री की बात करी, प्रयोगशालाओं की बात करी, रीडिंग मटेरियल्स की बात करी, इसकी जिम्मेदारी जैसा मैंने कहा था हमको उठानी पड़ेगी और हमें उस दृष्टि से एक ढांचा, उन विषयों की गुणवत्तापूर्वक जो पुस्तकें हैं उनको लिखने का काम करना पड़ेगा। और इस दिशा में तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय भाषा आयोग यह सब काम कर रहा है और इसमें कहीं उसे कोई संकोच नज़र नहीं आता है कि तकनीकी शब्दावली आयोग ने लगभग सभी भाषाओं में लगभग 50,000 डिक्शनरियाँ उसने तैयार किए हैं। यहाँ तक कि मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉट सभी के जो व्यवहारिक शब्द हैं उनको उसने हिंदी में और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया है। यह कार्य मैसूर में जो स्थित लैब है, भाषा लैब जो है, दिल्ली में जो भाषा संस्थान है, आगरा में जो भाषा संस्थान है, दिल्ली में तकनीकी शब्दावली आयोग है और पार्लियामेंट की एक जो हिंदी समिति है उसके माध्यम से किया जा रहा है। हर राज्य में एक अकादमी है जो इस प्रकार के लेखन का कार्य करती है क्षेत्रीय भाषा में। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ अकादमी है, बिहार में उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में अकादमी है, उसी प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में इन अकादमियों का जाल बिछा हुआ है। यह हम उन्हें उतना अच्छी तरह नहीं जानते हैं या हमें उन्हें जानने की अभी आवश्यकता महसूस नहीं हुई है, इसलिए हम उनके द्वारा लिखे हुए पुस्तकों को हेय और छोटा समझते हैं और जो बाहरी जो लेखकों के द्वारा या पाश्चात्य जो दृष्टिकोण हमको दिया जाता है उसमें हम अपने आप को निपुण समझते हैं और उच्च स्तरीय समझते हैं। निश्चित तौर पर यह शुरुआत है।
आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ इज़राइल का। इज़राइल में हिब्रू लैंग्वेज पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। जब इज़राइल आज़ाद हुआ, वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि हिब्रू लैंग्वेज को राष्ट्रीय भाषा बनाने में कितना समय लगेगा। तो किसी ने कहा 3 साल, किसी ने कहा 5 साल, किसी ने कहा 4 साल। जब उनका नंबर आया तो उन्होंने कहा नहीं, 1 मिनट भी नहीं, आज से इज़राइल की जो राष्ट्रीय भाषा होगी वो हिब्रू भाषा होगी, और आप सब लोग जितने भी अकादमिशियंस हैं इस काम में जुट जाएं कि सारा कुछ अनुमोदित करके हिब्रू भाषा में लें। राज्य की कार्य, शासकीय कार्य, विद्यालयों का कार्य, महाविद्यालयों का कार्य, अनुसंधान का कार्य सब उसी भाषा में होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि हम चाइना में, कोरिया में, जापान में देख रहे हैं। आप कहेंगे ये बड़े बड़े उदाहरण हैं, लेकिन जब ये देश आज़ाद हुए 1949 में, जैसे चीन आज़ाद हुआ तो उसकी भाषा अलग थी, लेकिन चीन के आज़ाद होने के बाद में उन्होंने जो अपनी भाषा का सृजन किया, इंडोनेशिया में जिस भाषा का सृजन किया, सिंगापुर में इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी स्थानीय भाषा को मजबूत किया। मलायो पॉलिनेशियन लैंग्वेज ऑफ ग्रुप है, जिसमें मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस और थाईलैंड आते हैं। इस ग्रुप को उन्होंने मजबूत किया और आज वे देश अपनी भाषा में अपनी बात रखते हैं, अपनी बात कहते हैं। अंग्रेजी में बोलना वो सम्मान और स्वाभिमान का विषय नहीं समझते हैं। ठीक है, हम लड़खड़ाएंगे, हम उतनी तेज़ी से नहीं दौड़ पाएंगे, लेकिन हमें यदि दौड़ना है, हमें यदि मैराथन जीतनी है, तो हमारे विचार हमारी अपनी भाषा में आते हैं, दर्द हमें अपनी भाषा में होता है, कराहते हम अपनी भाषा में हैं, चीखते चिल्लाते हम अपनी भाषा में हैं। एक मुझे उदाहरण फिर याद आ रहा है कि एक व्यक्ति था, बहुत विद्वान था, लेकिन लोग कहते थे कि ये मूलतः है कहाँ का, किस शहर का है, किस प्रदेश का है, इसकी मूल भाषा क्या है, ये समझ में नहीं आता। वो कई भाषाओं का ज्ञाता था। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि ये तो बहुत आसान है, मैं कल आपको बता दूंगा। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, वो अपने कमरे में सो रहे थे। जब जाकर के उन्होंने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला तो वो अंग्रेजी में नहीं चिल्लाया, संस्कृत या जर्मनी या फ्रेंच में नहीं चिल्लाया, वो अपनी देशज और देसी भाषा में जब चिल्लाया तो बताया कि ये व्यक्ति उस देश का है, उस राज्य का है, उस शहर का है। इसलिए हमें धैर्य रखना पड़ेगा। 70 साल के बाद सूखी हुई लकड़ी को हम तोड़ नहीं रहे हैं, वो भी चलेगी, लेकिन हम एक नई पौध लगा रहे हैं, जिसको बढ़ाने में, जिसको सिंचित करने में हम शिक्षकों की ही भूमिका होगी। कोई प्राइमरी स्कूल का बच्चा डिक्शनरी नहीं बनाएगा। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों का ये गहरा दायित्व है कि वो जिस विषय में निपुण हैं उस विषय में एक एक पुस्तक हिंदी में ज़रूर लिखें, ताकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन लगभग आधे से अधिक भारत में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को वो समझें। पूरा जीवन हम एक दूसरी भाषा में, एक दूसरे टेम्परामेंट में, एक आर्टिफिशियल और हिपोक्रेसी की लैंग्वेज में गुजार देते हैं। हमें कहने में कोई संकोच नहीं है, और ख़ास करके मुझे इस बात में कोई डर और झिझक नहीं है कि हमने आधी से अधिक ज़िंदगी, 90% ज़िंदगी दूसरों का अनुकरण करने में गुजार दी। हम क्या हैं ये न समझ पाए, हम अपनी बात न कह पाए। अपनी बात को कहने के लिए हमने बैसाखियों का सहारा लिया, विदेशी भाषाओं का सहारा लिया, उनके वाक्य विन्यास का सहारा लिया, उनकी वर्तनी को सुधारते सुधारते हमारी ज़िंदगी निकल गई, लेकिन हम अपने से पीछे हट गए। इसलिए मैं मानता हूँ ये एक बड़ा कठिन समय है, लेकिन यदि संकल्प लेते हैं तो कठिन संकल्प भी लिए जाते हैं, छोटे छोटे सरल संकल्प नहीं लेते हैं। बच्चा जब अ नहीं बना पाता है तो उसके लिए अ बनाना, ABCD या अल्फ़ाबेट लिखना या वर्णमाला लिखना बहुत कठोर होता है, लेकिन अब जब वो सीख चुका होता है तो वह जब बोलता है तो वर्णमाला को ध्यान नहीं देता, वो अपनी भाषा बोलने लगता है। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने अपने अनुसंधान, अपने अपने स्रोत, अपने अपने शोध, इनको गुणवत्तापूर्वक बनाने के लिए यह ज़रूरी है। हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें संकोच नहीं करना चाहिए। शुरुआत है, धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन हम जीतेंगे। मुझे भरोसा है, आपको भी भरोसा है, लेकिन कब हम इस दिन और इस स्वप्न को देख पाएंगे। धन्यवाद।
धन्यवाद प्रोफेसर भारत सर। आपने बड़े ही सरल शब्दों की जिज्ञासा को शांत किया होगा। अन्य कोई जिज्ञासा हो या कोई प्रश्न साइड हो में नंबर आ तो गया। आप पूछ सकते हैं प्रोफेसर भारत सर। मैं मैडम लोकेश श्रीवास्तव को पूछना चाहता हूँ। एक जिज्ञासा है थोड़ी सी। मैंने भी ये नई सर नमस्कार सर। हाँ सर, मैं हाँ, आपको लोकेश जी सादर कैसे नमस्कार हैं? करता हूँ। जी जी जी। लोकेश श्रीवास्तव। हाँ, अरे क्या बात है। हाँ सर मैं आपसे विनम्र एक थोड़ा सा जिज्ञासा है मेरी कि इसमें नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मर्जर की बात कही गई है। उसमें सर 5000 विश्वविद्यालयों को मर्ज करके 1500 के संख्या के नियर अबाउट लेके आना है सर, उसमें लिखा हुआ है। और जिन संस्थाओं में छात्रों की संख्या 3000 के आसपास है, उन संस्थाओं को चालू रखा जाएगा और बाकी संस्थाओं को निरंतर बंद करने का या किसी अन्य संस्था के साथ जोड़कर मर्ज करने का प्रावधान रखा गया है सर। तो जैसे छत्तीसगढ़ की हम बात करें या अन्य प्रदेशों की बात करें तो तमाम ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या तमाम ऐसी संस्थाएं खुल गई है जो कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि एक एक गैरेज में एक एक छोटे छोटे स्थानों में संस्थाएं खोल ली गई हैं और विश्वविद्यालय का नाम प्राइवेटाइजेशन के नाम पे दे दिया गया है। तो सर अब इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा का स्वरूप ही बदल जाएगा और इस प्रकार की तमाम संस्थाएं जो चल रही हैं अभी और लीगलाइज है तो वो सर सब बंद हो जाएंगी और जो शासकीय और अशासकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं जिनकी संख्या 3000 से भी कम होगी, क्या उनका भी अस्तित्व खतरे में आ जाएगा सर? ये मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ सर। देखिए, इसमें ऐसा है कि अनुदान आयोग ने यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ की उन्होंने जो लिस्ट बनाई है, छात्रों की संख्या के आधार पर, उनके रिजल्ट्स के आधार पर, उनको दी जाने वाली ग्रांट के आधार पर और उनके अध्ययन अध्यापन की गुणवत्ता के आधार पर। देखिए, जब नैक बना ही बना था तो हमारे मन में भी ये था कि ABCD ग्रेड की जब यूनिवर्सिटी होंगी तो हमें ग्रांट कम मिलेगी, हमें ग्रांट ज़्यादा मिलेगी और उसको अधिक से अधिक ग्रांट और अच्छा ग्रेड पाने के लिए हमने मेहनत की और कुछ विश्वविद्यालय प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में ही अच्छे ग्रेड लाए हैं और उसके आधार पर उनको ग्रांट देने का काम किया गया है। अब यह बात आती है कि ऐसी संस्थाओं को संचालित करना जिनमें छात्रों की संख्या 200, 400, 500 है और पूरा स्टाफ उसमें 18, 20, 25 लोगों का है, तो ऐसे क्लब करने का जो विषय है ये उनके दिमाग में है। और इसमें जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जो कंसेप्ट है, उस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ में जो हम 100 बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स जो यूनिवर्सिटीज़ लेकर के आ रहे हैं, विदेशों से जो यूनिवर्सिटीज़ लेकर के आ रहे हैं, उसमें यह बात आएगी। यह बात इसलिए और महत्वपूर्ण रखती है कि अब विद्यार्थी हायर एजुकेशन, खास करके स्नातकोत्तर और शोध, इसमें कम प्रवृत्त होगा, अपितु इसके पहले उसको जॉब के, उसको करियर निर्माण के इतने एवेन्यूज़ मिल जाएंगे कि वो इधर उधर चला जाएगा। छात्रों की संख्या विश्वविद्यालयों में PhD करने में स्वतः कम हो जाएगी। PhD आदमी और MA आदमी मर्जी से नहीं करता, वो कहता कहीं जॉब नहीं मिला है तो कंपटीशन की तैयारी में थोड़ी मदद मिल जाएगी, मेरा रूटीन बना रहेगा तो मैं चलो यही कर लेता हूँ। ऐसा करते करते वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। अब इन्होंने 6वीं क्लास से ही फिल्टर लगा दिए। 8वीं क्लास तक आते आते वो जो मूक्स के जितने भी लगभग 1500 कोर्सेज हैं, 6 महीने के, 3 महीने के, 8 महीने के, जो छोटे छोटे ड्राइव्स हैं, जैसे कहते हैं कि पौध लगाने का काम है, आपका खाद बनाने का काम है, वर्मी कंपोज बनाने का काम है, मशरूम उगाने का काम है, इसमें लागत कम है, आपकी मेहनत और आपका मुनाफा ये अधिक है। तो इस प्रकार के कोर्सेज
वो उसमें चालू करेंगे। लेकिन मूलतः आपका जो प्रश्न ये था, क्या ये यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएंगी? मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम गुणवत्ता की कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे, सोनार के पास जब हम कोई आभूषण ले जाते हैं, यदि सोनार नहीं है तो हम उसे 24 कैरेट का मान के पहनते रहें। लेकिन जब सोनार ने बोल दिया कि ये तो आपका 18 और 16 कैरेट का है, ये 24 का नहीं है, किसी ने आपको 24 का कह के बेच दिया है, तो फिर आपका मन खट्टा पड़ जाता है। अभी हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षक, हमारी सारी यूनिवर्सिटियाँ अपने आप को इस बात के लिए क्लेम करती हैं कि हम 100% आउटपुट देते हैं। लेकिन जब फिल्टर लगेगा, जैसे नेक का फिल्टर लगा तो पता लगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस के द्वारा मान्यता दिए जाने का फिल्टर लगा तो हमको पता लगा। इसी प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ एक्सीलेंस बनाने का फिल्टर लगा तो हमारे डिपार्टमेंट को ये पता लगा कि किस प्रकार से हम कितने पीछे हैं और लोगों ने आगे बढ़ने की मेहनत करी। आज जो ए ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ हैं नेक के द्वारा, वो यूनिवर्सिटी कभी ऐसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रयास किए, उनने मेहनत करी। ये सारी एक्सरसाइज किसी चीज़ को बंद करने के लिए नहीं है। यह हमारे मन में ये जो भ्रम है कि शिक्षक कम हो जाएंगे, विश्वविद्यालय कम हो जाएंगे और विद्यार्थी कम हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, नहीं, विद्यार्थी उतने ही बनाए रखने के लिए आप प्रयास करिए ना। आप कोशिश ये करिए कि आपके शहर में यदि 4 महाविद्यालय हैं तो आपके महाविद्यालयों में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी हैं, और उसके लिए आपको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगी, उसके लिए आपको वैरायटीज़ ऑफ कोर्सेज देना पड़ेंगे, उसके लिए आपको विद्यार्थी को वैरायटीज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ देना पड़ेगी। यहाँ तो गिने गिनाई 5 यूनिट, 3 यूनिट याद कर लो, 2 यूनिट लिखे आओ, पास हो जाओगे। पास होने के बाद में वो फिर प्रतिस्पर्धा में जाता है कि अब मुझे नौकरी चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए। सब लोग एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो समझ में आया है कि हमें इस बात को विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि इस क्वालिटी और गुणवत्ता से बचने के चक्कर में विद्यार्थियों को भी खो बैठें, संस्था को भी खो बैठें और अपने स्वयं के स्वभाव के अनुरूप हम कुछ न कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। इसके कारण विद्यालयों में गुणवत्ता को बनाने के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक भावना का प्रादुर्भाव होगा और ये एक पॉजिटिव अप्रोच होगी कि विद्यालय अपने स्तर को बनाने या बेहतर करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य मैडम, मैं राकेश वाजपेयी। हाँ, ठीक है राकेश। नमस्कार सर। हाँ राकेश जी, कैसे हैं? भारद्वाज सर को मैं प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छे हैं सर, बहुत अच्छा। बहुत दिनों बाद आवाज सुनी। थोड़ी सी सर जिज्ञासा थी। हाँ जी सर। जी। सर, आज के विषय वस्तु के संदर्भ में, चूंकि मैडम मृदुला दुबे ने भी उस विषय को अपनी जिज्ञासा के माध्यम से व्यक्त किया था, और जैसा कि यह विदित है कि यह नीति जो आई है, शिक्षा नीति, इसमें भाषा को लेकर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है और होना भी चाहिए। जैसे आपने भी कहा है कि हमें अपनी स्थिति के अनुसार अपनी भाषा में चीज़ों को व्यक्त करने और सीखने का अवसर मिलना चाहिए। जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं, जैसा आपने कहा कि हमको सबको इसके लिए लगना पड़ेगा जो इस सब फील्ड से जुड़े हैं, और उस भाषा में लिटरेचर उपलब्ध कराने के लिए अपना योगदान देना पड़ेगा। लेकिन पूर्व में भी ये सब चीज़ें रही हैं, और प्राइमरी एजुकेशन तक अधिकांश स्टेट अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा देते आए। उसका स्वरूप अलग था, कुछ कंपल्शन था, कुछ नहीं था, पर अब चीज़ें नीतिगत की गई हैं। इस आधार पर कई भाषा के विश्वविद्यालय भी खोले गए। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, चूँकि आप ऐसे ही एक विश्वविद्यालय से वर्तमान में जुड़े हुए हैं जो भाषा से संलग्न है। तो चाहे संस्कृत विश्वविद्यालय हो, चाहे उर्दू विश्वविद्यालय हो, चाहे हिंदी विश्वविद्यालय हो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इन विश्वविद्यालयों की स्थापना का मूल उद्देश्य यही था कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे
साइंटिफिक फील्ड हो चाहे टेक्निकल फील्ड हो, इसमें जो साहित्य है, जो स्टडी मटेरियल है, वह इन भाषाओं में उपलब्ध हो सके, उसमें तैयार हो सके। इसकी संरचना, इसकी गुणवत्ता, उसको प्रभावशाली ढंग से तैयार करने की एक जिम्मेदारी के उद्देश्य से इन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। अब मुझे नहीं मालूम कि ये विश्वविद्यालय कहाँ तक इस दिशा में सफल हुए हैं। मैं सिर्फ पूरी क्षमा के साथ और पूरे उस दृष्टि से आपका अनुज होने के नाते एक जिज्ञासा के स्वरूप में आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी उसी विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, कि क्या हम उस दिशा में ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के साथ सफल हुए हैं और कहाँ तक सफल हुए हैं इस दिशा में, इस नई नीति में ये विश्वविद्यालय का योगदान दे सकते हैं। मैं इस विषय में आपका ध्यान चाहूँगा, आदरणीय महोदय। जी, विश्वविद्यालयों की भूमिका निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आपने जो संस्कृत विश्वविद्यालयों का नाम लिया या उर्दू के स्कूल और मदरसों और विद्यालयों का नाम लिया, उसमें आप ये पाएंगे, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय का भी मैं इसमें जिक्र कर दूँ, उन विश्वविद्यालयों को खोलने का उद्देश्य केवल हिंदी भाषा, साहित्य, संस्कृति और कला को बढ़ाना था। अब जिन विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है वह हिंदी माध्यम से विज्ञान के, समाज विज्ञान के और प्रोफेशनल कोर्सेज को पढ़ाने के लिए है। उसमें संस्कृत जो विद्यालय है उसमें बीए नहीं पढ़ाया जाता, एमए संस्कृत में होता है, लेकिन जो पाठ्यक्रम है जिसमें जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी, बॉटनी है, इन विषयों का अध्ययन नहीं होता, वहाँ केवल भाषा का अध्ययन होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, तकनीकी शब्दावली आयोग ये प्रायः वर्कशॉप करती रहती है भाषा की डिक्शनरी बनाने के लिए। मैसूर का आयोग भी करता रहता है। इस प्रकार का उद्देश्य इन विश्वविद्यालयों का नहीं था, इनके बायलॉज में लिखा हुआ है। जहाँ तक मैं जिस विश्वविद्यालय में हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, यह दुनिया का, हिंदुस्तान का पहला एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है, इसमें भाषा की पढ़ाई एक विषय के रूप में होती है, लेकिन विज्ञान और ज्ञान की सभी विधाएं, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंसेज हो, सारी फैकल्टीज़ के जितने भी विषय हैं उन विषयों को हिंदी माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो हिंदी पढ़ना और हिंदी माध्यम से पढ़ाना, इन दोनों में अंतर है। ये जो नई शिक्षा नीति है उसमें गुणवत्ता, इस बात पर ध्यान दिया गया है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो, जो अध्ययन और अध्यापन का माध्यम हो, वो अंग्रेजी अथवा अन्य भाषा ना हो करके, आंग्ल भाषा ना हो करके भारतीय भाषा हो। उसमें भारतीय भाषा का भी विकास होगा और विद्यार्थी में जो एक उथल पुथल नई भाषा को सीखने के लिए जो समय उसमें जाता है, उससे भी वो बचेगा। अब बात आती है साहित्य की। साहित्य कैसे कैसे है, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि AICTE में सहस्त्रबुद्धे जी जो इसके डायरेक्टर हैं, मैं उनसे मिला था एक बार, तो मुझे भी जान करके यह आश्चर्य हुआ, उन्होंने इंजीनियरिंग की 370 किताबें वह प्रकाशित की और 370 किताबें हमको दी। उसमें सारे विषय समावेश हैं और प्रतिवर्ष वो 5 किताबों को हिंदी में लेखन के लिए प्रोत्साहित करते हैं और 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार देते हैं। इस प्रकार से भाषा में लिखी हुई पुस्तकों को प्रोत्साहित करने का काम, लेखकों को आगे बढ़ाने का काम, लिखने का काम तो टीचर ही करेगा और कोई नहीं कर सकता, और वो टीचर जो उस विषय का मर्मज्ञ होगा। हमें इसमें अनुवाद का नहीं करना है, हमें इसमें अनुवाद नहीं करना है, लिटरली ट्रांसलेशन नहीं करना है। हमें इसमें उस भाषा में उस पुस्तक का भाव तत्व रखना है जिससे कम्युनिकेशन स्किल विद्यार्थी और टीचर के बीच में बढ़े।
बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पीछे की डेस्क पर बैठते हैं क्योंकि वो बोलने में फ्रीक्वेंट नहीं है, उनमें एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, एक व्यापक प्रकल्प है, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भाषा के अध्ययन के साथ साथ, भाषा का अध्ययन तो अभी होता ही है, भाषा के माध्यम से विषयों का अध्ययन करना इस शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य है। वो केवल उर्दू सीखना नहीं है, केवल तेलुगु और मलयाली और संस्कृत और हिंदी सीखना नहीं है। हिंदी भाषा के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना है, हिंदी भाषा के माध्यम से फिजिक्स पढ़ाना है, हिंदी भाषा के माध्यम से केमिस्ट्री पढ़ाना। ये विषय इस जो हमारा जो अभी दस्तावेज है उसमें इस विषय को काफ़ी स्पष्ट किया गया है। जी राकेश जी, और आप संतुष्ट हो गए? बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, अब संतुष्ट तो ये विषय ऐसे हैं कि अनवरत डिस्कशन के हैं, है ना, तो ऐसी बात नहीं है। हम और आप एक ही माया में हैं, ऐसी बात नहीं है ना। मैं राकेश जी को क्या संतुष्ट करूंगा और परस्पर एक दूसरे को क्या करूंगा, सब लोग जानते हैं, हम लोग ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन इससे निश्चित तौर पर एक परिवर्तन आएगा, हमें उम्मीद रखनी चाहिए और भाषा का सम्मान होना चाहिए। भाषा के प्रति पढ़े हुए व्यक्ति को निश्चित तौर पर सम्मान देना चाहिए। मैडम, एक जिज्ञासा हमारे थी। पूछिए अजय जी, पूछिए, बोलिए अजय जी, बोलिए। गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। मैं डॉक्टर अजय मिश्रा, अतिथि विद्वान, व्यवसायिक ज्ञान एवं कौशल विकास संस्थान, रायपुर विश्वविद्यालय। नई शिक्षा नीति के बारे में कई दिनों से समाचार पत्र और सूचनाओं में भी लगातार वेबिनार के माध्यम से भी ज्वाइन होके जानकारी स्वरूप जो ज्ञान मिल रहा है, निश्चित ही एक बहुत ही बड़ा आयोजन है। आज के विषय में सर हमारे बहुत छोटे छोटे 3 बिंदु हैं जिसपे हमारी जिज्ञासा है कि हमें जानकारी होना चाहिए। एक तो सर मातृभाषा का जो बात आ रही है, मातृभाषा लगातार कई वर्षों से एक मिशन के रूप में एक वर्ग चला रहा है कि हिंदी भाषा को मातृभाषा के रूप में अपनाया जाए। लेकिन तीसरी जो 34 साल बाद ये नीति फिर से आई, कहीं न कहीं इसमें भी हिंदी को हम मातृभाषा के रूप में अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि साउथ के कई सांसद महोदय और वहां के मेंबरों ने विरोध दर्ज कराया है कि हम हिंदी भाषा को मातृभाषा नहीं मानेंगे। उन्होंने उल्लेखित भी किया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में जो समझौता हुआ था उसके तहत हिंदी अनिवार्य नहीं होगा। आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे पूछिए, वो उद्धृत मत करिए, इसमें नहीं है। चलिए आगे प्रश्न करिए। क्या है सर? मातृभाषा का है सर? क्या वो जिज्ञासा प्रकट करो ना, क्या जानना चाहते सर? दूसरा ये है कि नहीं, देखो, सुनो इस बात को अपन यही करें, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है। जो मातृभाषा है, जैसे व्यक्ति मराठी क्षेत्र में पैदा होता है तो उसकी मातृभाषा मराठी, ठीक है। कोई केरल में पैदा हुआ, उसकी मराठी भाषा केरल की, कोई आंध्रा में पैदा हुआ, उसकी तमिल है, किसी की तेलुगु है, ये तो हुई मातृभाषा। राष्ट्रभाषा यानी सभी भाषाओं को मिला करके या सभी लोगों का एक ही भाषा सीखने की बाध्यता, ये मातृभाषा हो, ये राष्ट्रभाषा हुई। तो हमारा जो दस्तावेज है वो राष्ट्रभाषा की बात ना करते हुए मातृभाषा की बात करता है। वो ये नहीं कहता है कि दक्षिण के लोगों को हिंदी सीखनी चाहिए और हिंदी के माध्यम से ही परीक्षा देना चाहिए, नहीं। यदि कोई तेलुगु का विद्यार्थी है, तमिल का विद्यार्थी है, कन्नड़ का विद्यार्थी है, तो वो उसकी मातृभाषा कन्नड़ है, तो वो कन्नड़ में जवाब दे, और कन्नड़ में उसकी कॉपी जचेगी। मैंने उदाहरण भी दिया था कि जो यूपीएससी है उसमें उर्दू में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, अंग्रेजी में भी लिखते हैं, मराठी में भी लिखते हैं, तेलुगु, कन्नड़, अन्य भाषाओं में भी लिखते हैं। और यद्यपि इनके विद्यार्थियों की संख्या कम है, लेकिन उसको लिखने से कोई रोक टोक नहीं है और लोग निकले भी हैं। इस बार लगभग 18% विद्यार्थी यूपीएससी में ऐसा निकला है जिसकी मातृभाषा हिंदी थी और उसने हिंदी में परीक्षाएं दी हैं, हिंदी में इंटरव्यू दिया है और वो आईएएस बने। तो हमें भाषाओं के
कि भाषाओं की जो पोटेंशियलिटी है, भाषाओं में जो ताकत है, उस भाषा की ताकत को रौंदना नहीं चाहिए, अपने दिमाग से उस भाषा को छिन्न भिन्न नहीं करना चाहिए, अपितु अपने दिमाग के तंतुओं को हमारी अपने स्वभाषा में अभिव्यक्त करने का एक जो माध्यम है, वो मुझे लगता है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज में है। और इसका लक्ष्य 2035 तक इसका एक आधारभूत ढांचा तैयार करने का है। और निश्चित तौर पर अभी 15 वर्ष हैं, 15 वर्ष में हम इन सारी चीज़ों को स्पष्ट समझ पाएंगे, देख पाएंगे। सर उसी में सर EWS जो कोटे के लोग थे उनको प्रवेश के लिए 25% का प्रावधान था, क्या इसमें है सर? क्या चीज, क्या मैं समझा नहीं, क्या EWS? सर इकोनॉमिक बैकवर्ड लोग आते हैं उनको 25% सीटें नहीं, उसमें सीटों का नहीं है, उसमें ये है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं उनको भाषा सुलभ कराई जाएगी, पढ़ाई सुलभ कराई जाएगी। जो नवोदय विद्यालय हैं उनके स्वरूप में व्यापक परिवर्तन किया जाएगा, उसमें जाति, धर्म, भाषा, लिंग का कोई भेद नहीं रहेगा। जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं उनके पठन पाठन की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी, यह उस दस्तावेज में कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी।